क्या आपका पैसा बैंक में सेफ है? इनफैक्ट आम आदमी की बात तो छोड़ ही दीजिए, हालत कुछ ऐसी है कि सरकार का पैसा भी आज बैंक में सेफ नहीं है। ये परसों की ही एक न्यूज़ है कि IDFC फर्स्ट की एक ब्रांच में कुछ एम्प्लॉयज ने मिलकर अकाउंट से 590 करोड़ रुपीस गायब कर दिए। और आप पूछोगे बैंक अकाउंट किसके थे? किसी आम आदमी के नहीं, बल्कि हरियाणा गवर्नमेंट के। वैसे इनडायरेक्टली कहे तो आम आदमी के ही थे। ये जैसे ही न्यूज़ आई मैं बहुत शॉक हो गया, क्योंकि ये जो स्कैमर्स है पहले आम आदमी को या छोटे व्यापारी को ठगते थे। ये कैसे स्कैमर्स जो सीधा बिना डरे गवर्नमेंट की अकाउंट से पैसे गायब कर रहे हैं, यानी कोई डर ही नहीं है इनमें। और साथ ही एक और सवाल ये भी है कि IDFC फर्स्ट बैंक जो अपने आप को डिजिटल बैंकिंग का लीडर बताता है, बड़े बड़े सिक्योर बैंकिंग के दावे करता है, उनके साथ इतना बड़ा स्कैम, वो भी सिर्फ एक ब्रांच से। कैसे? क्या है ये पूरा स्कैम? कौन कौन इसमें शामिल है और जो पैसा गया क्या वो वापस मिलेगा? बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। साथ ही इसके बारे में भी कि क्या आपका पैसा भी बैंक में सेफ है कि नहीं। देखिए, जनरली देखा जाए तो प्राइवेट बैंक्स को सरकारी बैंक से बेटर माना जाता है टेक्नोलॉजी के मामले में, सेफ्टी के मामले में। लेकिन ये केस और पहले इंडसइंड बैंक जैसे केसेस को अगर देखा जाए तो लोगों के मन में सवाल आने लगे हैं कि क्या सही में अब प्राइवेट बैंक्स सरकारी बैंकों से बेटर है, या फिर ये भी उसी लाइन में है। और प्राइवेट बैंक में इसी तरह का मामला अगर किसी आम आदमी के साथ होता है तो क्या फिर आपका पैसा सेफ है? नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच ग्रो फॉर सपोर्टिंग दिस वीडियो। ग्रो को आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिसके जरिए आप बड़े ही आसानी से मल्टीपल एसेट क्लासेस में जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। जितना आसान इनका यूजर इंटरफेस है उतना शायद ही किसी बिगिनर को कहीं और पे मिलेगा। सो डू चेक देम आउट। देखिए, 18 फरवरी को ये मामला सामने आया। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये मामला सामने ही नहीं आता अगर हरियाणा गवर्नमेंट ये एक डिसीजन ना लेती तो। देखिए, गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट्स है कई सारे बैंक्स के साथ होते हैं, जिसमें कुछ सरकारी बैंक्स होती है जिसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं, कुछ प्राइवेट बैंक्स होती है और कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी शामिल होती हैं। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हमारे जो भी सारे बैंक्स है, सारे अकाउंट्स है, वो हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंक्स में रखेंगे। अब उन्होंने ये डिसीजन रिसेंटली क्यों लिया? क्या उन्हें स्कैम की पहले ही भनक लगी थी? वी डोंट नो। पर ये एक ऐसे डिसीजन थी जिसकी वजह से इस पूरा स्कैम बाहर आया। अगर ये डिसीजन हरियाणा गवर्नमेंट ना लेता तो लंबे टाइम तक ये जो स्कैम है ये अनडिटेक्टेड होता और इसकी साइज कंटिन्यू बढ़ती जाती। अब इस डिसीजन के बाद जब गवर्नमेंट के लोग IDFC फर्स्ट की चंडीगढ़ ब्रांच पहुंचे अपना सारा पैसा ट्रांसफर करने, तो वहां पर बैलेंस देखकर वो लोग शॉक हो गए। उन्होंने देखा कि ढेरों सारे डिपार्टमेंट्स के करोड़ों रुपए अकाउंट से गायब है। और जब उन्होंने सब जोड़ घटाव किया तो पता चला कि सारे डिपार्टमेंट्स के मिलकर कुल मिलाकर 590 करोड़ रुपीस गायब है। और इंटरेस्टिंग बात तो देखिए कि इस 590 में से 450 करोड़ रुपीस बैंक में FD के तौर पे जमा थे। FD की थी उन्होंने, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक 7.5% का रिटर्न देता है, बाकी बैंक से कंपेरेटिवली ये ज्यादा है। और एक और चीज इसको हटकर बता दूं कि जो ज्यादा रिटर्न के वादे कर रहे हैं ना आजकल, उसमें कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। आप कोऑपरेटिव बैंक्स देख लीजिए, अब प्राइवेट बैंक्स के भी इसमें नंबर आ गए। अब सिनेरियो कुछ ऐसा था कि अकाउंट्स खाली थे, गवर्नमेंट ऑफिसर भी डर गए कि साला अपने पे ना आ जाए, लेकिन उनके पास थे FD के सर्टिफिकेट्स जिनकी वैल्यू 0 हो गई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्विकली आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छी कंपनीज तो सभी ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन उस कंपनी को सही वैल्यूएशन पर कैसे खरीदना है, ये आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। अब इसके लिए लगती है वैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज की अंडरस्टैंडिंग, साथ ही वैल्यूएशन निकालने की अलग अलग मेथड्स को समझना और उसकी मदद से अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढना। और फिर उसकी मदद से आप बड़े आसानी से कंपनी में कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेनी है ये पता कर सकते हो। अगर आप भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो हमारा 3 मंथ्स का वीकेंड वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट प्रोग्राम आपके लिए है, जहां पर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की सातों स्ट्रैटेजीज यहाँ पर सिखा रहे हैं बड़े ही आसानी से। इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग की जिन्होंने शुरुआत की थी मिस्टर बेंजामिन ग्राहम, जो वॉरेन बफेट के गुरु है, उनकी सिगारवर्ड स्ट्रैटेजीज से लेकर DCF जैसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज यहाँ पर हमने इतनी आसान भाषा में समझाई है कि कोई बिगिनर भी उसे बड़े आसानी से समझ लेगा। तो वैल्यूएशन में मास्टरी हासिल करने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट स्टार्ट होने में बस 1 दिन बाकी है। तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिल कीजिए और VIC के लिए एनरोल कीजिए। सी यू देयर। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कैसे हुआ ये पूरा स्कैम? तो आनन फानन में हरियाणा गवर्नमेंट ने इस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो पता चला कि ये पूरा स्कैम कोई डिजिटल या साइबर अटैक नहीं है जैसे कि उन्हें पहले लग रहा था। ये पूरा स्कैम एक सोची समझी साजिश थी, और साजिश में शामिल कोई और नहीं बल्कि बैंक के एम्प्लॉयज ही थे। अब तक पता चला है कि इस पूरे 590 करोड़ के स्कैम में उस ब्रांच के 4 एम्प्लॉयज शामिल थे, और ये पूरा पैसा ऑनलाइन तरीके से नहीं बल्कि मैन्युअली ट्रांसफर किया गया। लेकिन फिर सवाल ये भी आता है कि ज्यादातर पैसा अगर FD में रखा था तो FD से पैसा इन्होंने कैसे निकाला? तो देखिए, अगर आपको FD क्लोज करनी है, गवर्नमेंट हो या फिर कंपनी हो, तो उसको ऑथराइजेशन लेटर लगता है। ये ऑथराइजेशन लेटर एक ऑफिशियल लेटर होता है, प्रिंटेड ऑन ऑफिशियल लेटर हेड। गवर्नमेंट का मामला था तो ऑफिशियल लेटर हेड पर लिख कर ये आना है। ये प्रॉपर गवर्नमेंट स्टैम्प्स और सिग्नेचर के साथ दिया जाता है इनकेस कोई FD प्री मैच्योरली क्लोज करनी हो तो इन एम्प्लॉयज ने क्या किया, इन्होंने नकली ऑथराइजेशन लेटर बनाया। AI का जमाना है, कोई बड़ी डील नहीं है। फेक स्टैम्प लगाया
फेक सिग्नेचर लगा दिया और बैंक में सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फेक ऑथराइजेशन लेटर बनाने वाले और उसे अप्रूव करने वाले दोनों बैंक के एम्प्लॉयज़ थे, जो दोनों इसमें शामिल थे। यानी एग्जाम भी खुद ही दे रहे थे और मार्कशीट भी खुद ही चेक कर रहे थे। तो इन्होंने अप्रूव कर दिया ये लेटर, एफडी हो गई क्लोज और वो पैसा सरकार के बैंक अकाउंट में आ गया। 50% जॉब यहाँ तक डन था। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे इन्होंने फेक ऑथराइजेशन लेटर क्रिएट किए थे, उसी तरह डजन्स ऑफ फेक चेक्स इन्होंने इशू किए फेक सिग्नेचर के साथ। अगेन एआई के जमाने में ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये चेक्स इन्होंने डिपॉजिट करके अलग अलग अकाउंट्स में पैसा ले लिया। यानी कि इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो पहले एफडी को प्रीमैच्योरली क्लोज किया, उसके बाद जो फंड था एफडी का वो अकाउंट में आ गया सरकार के, वहां से फिर चेक के जरिए पैसा बाहर निकाला गया। अब तक के इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि कुल मिलाकर 391 अलग अलग ट्रांजेक्शन हुए हैं 170 अलग अलग अकाउंट्स में। और जो ये अकाउंट्स है उसमें बहुत सारे चंडीगढ़ के बिजनेसमैन, रियल एस्टेट फर्म्स और रियल्टर्स के अकाउंट्स थे। अब इसमें वो सारे लोग शामिल थे या फिर उनके अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल हुआ, ये आने वाले इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चलेगा। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग जो अपडेट है वो ये भी है कि 4 सीनियर आईएएस ऑफिसर का भी रोल यहाँ पर चेक किया जा रहा है फ्रॉम अ सुपरवाइजरी स्टैंड पॉइंट। इसमें से एक जो सस्पेक्ट, एक आरोपी है, वो तो फिलहाल फरार है, कहीं पर नहीं मिल रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि वो देश छोड़ के भाग चुका है। अब जैसे ही चीज़ बाहर आ गई, मार्केट में उथला पतल हो गई। रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारे डर गए जिन्होंने ऑलरेडी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट किया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का उसमें भी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो जब ये बैंक ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इस केस में जैसे ही न्यूज़ बाहर आ गई, शेयर 20% कल गिर गए और आज भी ये शेयर वीडियो शूट करते टाइम 1-1.5% डाउन है। प्रॉफिट पर जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़ा आएगा। Q3 का इनका प्रॉफिट था 503 करोड़ का, जो फ्रॉड है वो क्वार्टरली प्रॉफिट से भी ज़्यादा है, सिर्फ एक ब्रांड से। यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो इन्होंने प्रॉफिट किया था उसका 40% ये स्कैम अमाउंट है। ऑफ कोर्स उससे वैल्यूएशन में काफ़ी चेंजेस हुए। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.6 से 1.3 हो गई। पीई रेशो इनका 41 से 34 पर आ गया। यानी लोग जहाँ पर इन्हें प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहे थे वो घटना यहाँ पर शुरू हो गया। और इसमें कॉकरोच थ्योरी चलती है कि एक कॉकरोच मिला, इसका मतलब कुछ और भी कॉकरोचेस हो सकते हैं जो छुपे हुए हैं। तो उनको ढूंढने का काम अभी एजेंसीज कर रही है, बैंक कर रही है। तो लोगों को ये भी लगता है कि इस तरह के और भी अगर चीज़ अगर एक ब्रांच में हुआ तो बाकी जगह भी हो सकता है। अगर बाकी जगह पर हो गया तो काफ़ी बड़ा बवाल हो सकता है। तो इसलिए लोग ताकत से शेयर सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो गिरी, साथ में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर प्राइस में भी कल गिरावट थी 5-6% की। उसका क्या लेना देना है? तो है लेना देना कि ये जो स्कैम हुआ उसमें से 47 करोड़ रुपीज़ उस ब्रांच से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। और साथ ही हरियाणा गवर्नमेंट के कुछ पैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में थे, तो अभी उन्होंने पूरी तरह से डिसाइड किया कि प्राइवेट बैंक्स में रखना ही नहीं है, तो वहाँ से भी वो पैसा निकाल रहे हैं। तो उससे भी एक पैनिक क्रिएट हो गया कि सरकारें शायद अब इन प्राइवेट बैंक्स में पैसा ना रखें, जिससे उनका बिजनेस भी कुछ हद तक इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। तो आपके पैसे इस प्राइवेट बैंक में सेफ है कि नहीं, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो बैंक फ्रॉड की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन करते थे, अभी अननोन लोग करते हैं, कंट्री छोड़ के भाग जाते, इस तरह की चीज़ें हैं। पिछले साल ही हमने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ इस तरह का फ्रॉड एम्प्लॉयज़ ने किया था। उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कई सारे बैंक्स में रिसेंटली फ्रॉड हुए। कुछ 4 करोड़ के थे तो कुछ 40 करोड़ के थे। लेकिन अगर आप एक चीज़ पर गौर करेंगे कि जिन एम्प्लॉयज़ ने ये स्कैम्स किए उनको क्या हुआ, तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इनको तो पहले सस्पेंड किया जाता है सरकारी बैंक में, कई जगह पर तो वो वापस आ भी जाते हैं काम पे। प्राइवेट बैंक्स वाले निकाल देते हैं इनको। निकालने के बाद पैसे रिकवरी की प्रोसेस शुरू करते, कई बार रिकवर होते थोड़े बहुत, कई बार नहीं भी होते, लेकिन ज़्यादा कुछ होता नहीं। एक्सट्रीम केस में कुछ महीने जेल में काटेंगे, फिर वापस आएंगे। तो ऐसे में जो स्कैमस्टर इस तरह के बैंक एम्प्लॉयज़ पर्टिकुलरली, उनको ज़्यादा डर नहीं है कि पकड़े नहीं गए तो वैसे भी सेफ है, और पकड़े गए तो भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। अभी जैसे जो बंदा है जो कंट्री छोड़ के भाग गया, क्या आपको लगता है उसको वापस बुला के कुछ पैसों की रिकवरी होगी? तो अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे में स्कैम्स की संख्या जो इंडिया में, कोई डर नहीं रहा है, बिल्कुल खुलेआम करो, बिंदास, जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल जेल में रहना पड़ेगा, बट पैसा तो मिलेगा। मतलब ये बहुत बड़ा स्कैम है इसलिए कवर हो रहे हैं इस तरह के, लेकिन छोटे छोटे इतने चल रहे हैं कि आप पूछिए मत, हर बैंक में चल रहे हैं। और इसीलिए फिर सवाल ये भी आता है कि अगर इस तरह के स्कैम्स अलग अलग बैंक्स में चल रहे हैं तो फिर हमारा पैसा सेफ है कि नहीं। तो अगर प्राइवेट बैंक है तो थोड़ी बहुत मुश्किलें आपको हो सकती है, लेकिन सरकारी बैंक है तो वहाँ पर आपका पैसा सेफ है। तो अगर कोई एम्प्लॉय वहाँ पर फ्रॉड करता है, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स है, प्रॉपर है, तो आपका पैसा आपको 100% मिल जाएगा। सो पहली प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि वॉट एवर द मनी यू हैव, बेटर पुट इट इन द सरकारी बैंक्स। नंबर 2 पे प्राइवेट बैंक्स में अगर देख रहे हो तो इंडिया के जो टॉप 2-3 बैंक्स है उसके बाहर आप नहीं चाहिए। HDFC बैंक और ICICI बैंक के बाहर आप नहीं जाएंगे तो बेटर है, क्योंकि बाकी कई सारी जगह पर आपको वही दिखाया जाता है, टीवी पर ऐड आती है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह, तो 2-4% इंटरेस्ट मत लो। बट सेफ्टी है, बैंक में पैसा सेफ्टी के लिए आप रख रहे हो, रिटर्न्स एक्स्ट्रा चाहिए तो बेटर है कि कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके लिए है, उन्हें आप एक्सप्लोर करो। म्यूचुअल फंड एक्सप्लोर करो, स्टॉक मार्केट अगर आपको आता है तो ही एक्सप्लोर करो, बट देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। बट अगर सेफ्टी के लिए जा रहे हो तो आप रिटर्न्स के पीछे मत भागो कि 2% एक्स्ट्रा दे रहा है। रिसेंटली आई वेंट टू
मेरे मौसी के घर वो बोल रही थी कि कोई कोऑपरेटिव बैंक आई है 13% की रिटर्न दे रही है। देन आई हैड टू एक्सप्लेन हर 10 मिनट्स कि किस तरह से बैंक्स भाग जाती है। दिखाना पड़ा उसको, तब जाके वो मानी। वो बोल रही थी सब लोग डाल रहे हैं। मतलब सब लोग डाल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा है। मैंने दिखाया कि डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी बैंक्स फेल हुई है, किस तरह से उनका पैसा डूब रहा है। अगर उनको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो बेटर यू इन्वेस्ट। शी लेटर इन्वेस्टेड इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। तो इस तरह की नॉलेज सभी को आनी ज़रूरी है। फिर सवाल ये भी है कि अगर IDFC फर्स्ट बैंक के एक ब्रांच में अगर इस तरह की चीज़ें हो सकती है इस डिजिटल दुनिया में, तो और जगह पर क्या कुछ चल रहा होगा। सो बेटर आपका पैसा सही सलामत रखिए किसी सरकारी बैंक में और ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में मत जाइए। और दूसरी चीज़ कि कई सारे लैप्सेस अभी भी इस गवर्नमेंट के प्रोसेस में, अगर आप ऑफलाइन कुछ कर रहे हो तो बस लेटर के बेसिस पे चल रहा है, और ऑनलाइन कर रहे हो तो OTP लगेगा, ऑफलाइन कर रहे हो तो लेटर लगेगा। तो मुझे लगता है लेटर को भी जल्दी OTP में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। यानी कि अब RBI को और बैंक्स को भी AI रेडी होना पड़ेगा, नहीं तो उनकी भी हालत कुछ गलगोटिया जैसी हो जाएगी। कहीं पर कुछ भी स्कैमस्टर्स कर सकते हैं, तो जितने ज़्यादा आप सिक्योरिटी के लेवल्स बीच में रखेंगे उतना बेटर। तो आप कमेंट करके बताइए कि इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। जाते जाते हमारे वैलिडेशन कोहॉर्ट को जरूर चेकआउट कीजिए, जिसका फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।